दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू अवर स्टडी चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था कि हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैकेनिक्स बुक को कवर करेंगे। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं कि जो पूरा सिलेबस है उसको हम वीडियोस बाय वीडियोस एक एक करके कंप्लीट कराएंगे। आपको यहां से अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज हैं और जो मेरठ यूनिवर्सिटी में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी सॉल्व कराया जाए, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो, और जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उनको एक्सरसाइज के तौर पर भी आपको लास्ट में दिया जाए। इसके अलावा आपको एक कृष्णा की बुक मैंने बताया था कि उस बुक से हम अपनी स्टडी को आगे जारी रखेंगे। तो देखिए, आज हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं, वर्चुअल वर्क। इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू जान लीजिए। वर्चुअल वर्क क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का। हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लगभग आता रहा है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि पहले वर्क क्या है, और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, कपल ऑफ मूवमेंट क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि वर्चुअल वर्क क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप लगातार क्लासेस को देखिए। इससे क्या होगा, जो आज हम क्लास में थ्योरीज कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे उनका लिंक आने वाली अपकमिंग क्लासेस में जरूर होगा। तो न्यूमेरिकल या जो हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम इस क्लास को अच्छे से जानेंगे, और क्लास लास्ट तक देखनी है ताकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएं वो सब कवर अप हो सके। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपके डाउट्स हो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपके क्लियर किए जा सकें। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर, वर्चुअल वर्क। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने फिजिक्स में वर्क पढ़ा होगा, सभी ने वर्क पढ़ा होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं कि वर्क क्या है इस कॉन्सेप्ट से सभी स्टूडेंट परिचित हैं, फेमिलियर हैं कि वर्क क्या है। देखिए, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि वर्क एक एनर्जी की फॉर्म है। जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क एक एनर्जी है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, डिस्प्लेस कर दें एक प्रॉपर फोर्स लगाकर उसी डायरेक्शन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वर्क डन हुआ, या किसी व्यक्ति द्वारा वर्क डन किया गया, किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ। तो हम इस बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज वर्क। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। वर्चुअल वर्क पढ़ने से पहले वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है ये आना चाहिए। सबसे पहले हम फिजिक्स में ही ये बात जानते हैं, हम फिजिक्स की क्लास को मैथमेटिक्स के कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसका भी एक वैलिड रीजन है। जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जो कि पूर्णतः कंप्लीटली फिजिक्स पर डिपेंडेंट है। इसमें दोनों चीजें हैं, डायनामिक्स और स्टैटिक, जो कि पूरी तरह किसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। इसलिए हम पहले वर्क जानते हैं कि वर्क क्या है। ये कोई ऑब्जेक्ट थी, हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट में, और उसी डायरेक्शन में हमने अपना फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गई बिना किसी प्रिमिटिव चेंज के। हम ये मानते हैं कि इसकी शेप में, इसकी अन्य किसी और उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के इस पोजीशन पे आ गई बाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के द्वारा एक कुछ वर्क डन हुआ, और वो कितना वर्क डन हुआ वो हम सभी जानते हैं कि W इक्वल्स टू एफ डॉट आर, या W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, इतना वर्क डन हुआ। ठीक है। अब F क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स सभी जानते हैं कि किसी में हम धक्का लगाएं तो वो फोर्स कहलाता है, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा ये आर, आर यहां डिस्टेंस ना होकर एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। इससे भी आप सभी परिचित हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बेसिक अंतर पहले जानेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए,
ये एक लड़का अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला, और इसका जो यहाँ स्कूल है, ये स्कूल बिल्डिंग है, ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। ये लड़का अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला, और इसकी जो डिस्टेंस है स्कूल तक की वो 2 किलोमीटर है। स्कूल कंप्लीट करने के बाद छुट्टी में वापस वो अपने घर आ गया, तो 2 किलोमीटर से और दूरी तय करनी पड़ी, और डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। तो टोटल वो कितनी दूरी तय कर गया, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? बड़ा सिंपल है, 2 + 2 कर देंगे इक्वल्स टू 4 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस चल गया। लेकिन अगर मैं एक बात करूं कि ये पेन है, इस पेन को मैंने उठाकर यहां डिस्प्लेस कर दिया है, और वापस इस पेन को ले जाकर के मैंने इसकी ओरिजिन पोजीशन पे रख दिया है, तो हमने जाना कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जहां ये ओरिजिन कंडीशन में था, ए पॉइंट पर था, बी पर गया, वापस बी से उसी पाथ को फॉलो करते हुए। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, यानी कि वो छोटे से छोटा दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर एक वे फिक्स है, तो जिस वे से कोई पर्सन जा रहा है उसी वे से उसे वापस लौटना है, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी गया, बी से वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिवर्स में ए पर आ गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो मैं समझता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिस्टेंस हमारी एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होगी, जिसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से बंगलौर घूमे, बंगलौर से इलाहाबाद गए, वापस अपने घर आ गए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, सभी का सम कर देंगे। लेकिन हम इन सभी जगहों पर घूमकर वापस अपने घर आ गए, तो हम कितना डिस्प्लेस हुए? 0 डिस्प्लेस हुए। हम जहां थे वहीं आगे उसी पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई, जिसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत थी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि जो वर्क डन है W, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, जो किसका प्रोडक्ट है? दो चीजों का प्रोडक्ट है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो इस वर्ड पर ज्यादा जोर देंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो किस किस का प्रोडक्ट हुआ? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जनरली कॉल्ड वर्क डन। तो एक सिंपल सी जो हम अपनी डेफिनेशन दे सकते हैं वर्क डन की, वो ये हो गई कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। दैट्स क्लियर। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक चीजें यही साथ के साथ समझते चलते हैं कि जी अभी आपने 2 वर्ड बोले सर, वो 2 वर्ड हैं। एक तो बोला स्केलर प्रोडक्ट, और अगर स्केलर प्रोडक्ट कोई वर्ड है, इसका दूसरा प्रोडक्ट भी होगा वेक्टर प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें क्या हैं, इसे हम अभी क्लियर करते चलेंगे। देखिए स्केलर प्रोडक्ट, अगर मान लो कोई एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू a डॉट b है, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 2 वेक्टर का अगर डॉट निकालें उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट में जनरली अगर कोई b, कोई वेक्टर प्रोडक्ट है, तब इनका क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल हैं, वो रूल आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे ai प्लस a1i प्लस ए वेक्टर हमने माना a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर हमने अगला लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k। तब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए आई का आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन 1, जे का जे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन 1, के का के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन 1। इसका एक रीजन है
कि जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाता है तो इसकी वैल्यू आती है ए बी कॉस थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको लिखा जाएगा मॉडुलस बी कॉस थीटा। मॉडुलस से आप परिचित हैं, इसका किसी का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं मॉडुलस को। तो कॉस थीटा, अब देखिए एक बात समझिए, अगर कॉस थीटा है, दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कुछ भी याद करने की चीजें नहीं है, सब चीजें समझिए कॉन्सेप्ट से होती हैं। ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हम कह रहे हैं कि ये एंगल कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर ये आई कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट है और दोनों की वैल्यू अगर एक ही हो जाए, दैट्स मीन कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा बराबर 0 है, एक जो वेक्टर ए है वही वेक्टर बी है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, यही इस पे ओवरलैप कर देगा वेक्टर बी, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1, इसलिए हम कहते हैं कि आई कंपोनेंट की जो आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करी तो वो 1, जे की जे के साथ 1, के की के साथ 1। अब अगर मान लीजिए ये हमारा इधर जे कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट है, एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ थीटा इक्वल्स टू π/2। अब cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 0, तो इसलिए i की मल्टीप्लीकेशन जे के साथ हो, i की के साथ हो या जे की i के साथ हो, हमेशा कितना आएगा 0 मिलेगा। तो एक बात यहाँ एक रूल लिख लें, i डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के की वैल्यू 1 होती है एंड i डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो ये दोनों रूल मस्ट हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। किसी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो, इट इज वेरी सिंपल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई जे के और इधर A1 A2 A3 B1 B2 B3, या इसका एक और फॉर्मूला है कि I क्रॉस J इक्वल्स टू के, J क्रॉस K इक्वल्स टू I या K क्रॉस I इक्वल्स टू J। एक साइकिल में हम इसे समझा सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हमने I लिया, इधर J लिया और इधर K लिया। तो क्रॉस की याद करने की ट्रिक क्या है, आई देखो साइकिल में चलेंगे, आई से जे पहुंचे, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू किसके इक्वल हुआ, के कैप के जो बचा हुआ है। इसी तरीके से जे से जब के पे आएंगे तो जे क्रॉस के, साइकिल में चलना बस इसकी ट्रिक यही है, इक्वल्स टू आई, और जब के से आई पर आएंगे तो बचा हुआ क्या है, के क्रॉस आई इक्वल्स टू बचा हुआ है जे। इसी तरह के अगर इसका अपोजिट करें, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल गए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो जे क्रॉस आई अगर हम आए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस माइनस साइन लगा देंगे, माइनस का के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी और डायरेक्शन चेंज होने का साइन माइनस होता है। इसी तरह से के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई और इसी तरह से आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस का जे। तो दो चीजें इसमें भी आपको याद रखनी है कि वेक्टर प्रोडक्ट में इनका रिजल्ट क्या होगा और स्केलर प्रोडक्ट में इनका रिजल्ट क्या होगा। ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, देखिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आफ्टर ए जनरल डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आफ्टर ए जनरल डिस्प्लेसमेंट, तो हमने वर्ड डिस्प्लेसमेंट तो जान लिया, इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया, नया वर्ड वो है जनरल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम समझते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई है। देखिए इफ u be the small translation and small v be the rotation of a point, if r is the position vector of that point then the general displacement will be। इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है और ये आर इसका
पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ ट्रांसलेशन। आप ये बात दो चीजें समझिए, एक है ट्रांसलेशन और इसमें दूसरा वर्ड जो यूज हुआ है रोटेशन। आप इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देना या डिस्प्लेस कर देना एज ए दिस शेप में, एज ए दिस प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम मैथमेटिकली टर्म्स में ट्रांसलेशन बोलते हैं। जैसे मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर ले रखा है, इसको आर वेक्टर के द्वारा हमने बी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया है, तो यहां कौन सा वर्ड यूज होगा? ट्रांसलेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन समझ में आया कि हमने एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है सेम कंडीशन में। यानी कि जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इस जगह, केवल पोजीशन चेंज हुई इसकी, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। वहीं अगर रोटेशन की बात करें तो बॉडी है, इसको हमने शिफ्ट भी किया है, या शिफ्टिंग वर्ड ने यूज करके हम कह सकते हैं कि ये बॉडी है, इसको जब हमने डिस्प्लेस करा तो ये डिस्प्लेस होने के साथ साथ कुछ एंगल से इस तरह से हो गई। एक्चुअल में एंगल इसका ये था, अब ये एक्चुअल में डिस्प्लेस होने के बाद एंगल से रोटेट हो गई, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रोटेशन। तो दो वर्ड समझ में आ गए, ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है। मेनली ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ब्रॉड पार्ट है, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, जो अगले सेमेस्टर्स में आप पहुंचोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वहां पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन बेसिकली आपको समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर देना सेम कंडीशंस के साथ में, ट्रांसलेशन कहलाता है। और उसे एंगल के थ्रू रोटेट कर दें, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो हमारा रोटेशन कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर है कोई यहां पर रखा हुआ, इस जगह डायग्राम आप जरूर बनाएं। जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं ये आपको बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा या कहीं और नोट्स में नहीं मिलेगा। जो डायग्राम बनाता हूं वो मस्ट है, उनसे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो यू कोई स्मॉल ट्रांसलेशन है और ई स्मॉल रोटेशन है, यानी कि हम मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा डिस्प्लेस हुई है जिसकी वैल्यू u है, और बहुत छोटा सा ही वो बहुत स्मॉल रोटेट हुई है जिसकी वैल्यू e है, और r अगर उनका पोजीशन वेक्टर है, तब जनरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसे आप नोट करेंगे सभी, ये फॉर्मूला है जनरल डिस्प्लेसमेंट का। जनरल डिस्प्लेसमेंट को dr से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है u प्लस ई क्रॉस r। ये फॉर्मूला आप सभी नोट करेंगे कि dr इक्वल्स टू u प्लस ई क्रॉस r, वेयर u इज द स्मॉल ट्रांसलेशन, e is the small rotation and r is the position vector। That's clear। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, पोजीशन वेक्टर क्या है। इस फॉर्मूले को आप जरूर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, इस तरह से अब तक हमने जाना, एक बार हम रिपीट कर देते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है कि वर्क क्या है। किसी चीज को हम फोर्स अप्लाई करें, किसी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें जितना वो डिस्प्लेस हुई है, उसी को हम, उन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं। तो हम इसकी अब जनरल डेफिनेशन देखते हैं अभी, जो हम अब तक बुक्स में पढ़ते आए हैं। देखिए दो तरह की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है आपके लिए, वो मैं दोनों पढ़ देता हूं। द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। कैसे? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, इस पर हमने F फोर्स अप्लाई किया और ये R डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मस्ट आप देखेंगे, और ये हमारा बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर पहुंच गया, तब हम कहेंगे कि यहां तक पहुंचने में इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। किस किस के? देखो याद करना कितना आसान है। एफ ऊपर लिखिए, फोर्स आर जितने डिस्टेंस, जितना डिस्प्लेस हुआ उसे नीचे रखिए, और दोनों का प्रोडक्ट, यही क्या कहलाएगा? वर्क डन। यानी कि हमने एक बुक को उठाकर टेबल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया बाई अप्लाइंग फोर्स, सम फोर्स, तो हम कहेंगे कि कितना वर्क डन हुआ, तो जितना फोर्स लगाया है उसकी मल्टीप्लीकेशन किसमें कर दें? डिस्प्लेसमेंट में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों की यूनिट मस्ट बी सेम। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एमकेएस सिस्टम में हो या सीजीएस सिस्टम में हो या एफपीएस सिस्टम में हो, जो हम तीन तरह के अपने सिस्टम पढ़ते हैं फिजिक्स में, इन सबसे आप लोग परिचित होंगे।
मैं समझता हूँ एमकेएस सिस्टम जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सिस्टम जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ये तीनों उसी सेम यूनिट में हो। यानी कि अगर फोर्स हमारा एमकेएस सिस्टम में है, न्यूटन में लिया गया है, तो ये जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही ली जाए, अदरवाइज हमारा जो वर्क डन है वो ठीक से कैलकुलेट नहीं होगा। या फिर अगर हमने फोर्स को सीजीएस सिस्टम में लिया, डाइन में लिया है, तो ये जरूरी है कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी सीजीएस सिस्टम में दैट इज सेंटीमीटर में ली गई हो, तभी हम फोर्स को ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी फोर्स की, वर्क की सॉरी। दूसरी डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है जो बड़ी सिंपल है, मैं बार बार उसको आपको रिपीट कर रहा हूं। द वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्ड आपको जरूर लिखना है डेफिनेशन में, क्योंकि इसके बिना डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। अब सीधा सीधा अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि वर्क क्या है, देखिए लिखना कितना आसान है। वर्क इज द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट भी कैसा हो, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हैं किस किस का, फोर्स का और जितना डिस्प्लेस हुई है ऑब्जेक्ट उसका। स्केलर प्रोडक्ट यही हमारा वर्क डन कहलाता है। इसकी एमकेएस सिस्टम में यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ये आपको एक जनरल यूनिट याद रखनी है। वैसे अगर क्वेश्चन में जो यूनिट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग वर्क की भी यूनिट बनेगी, फिर भी मैंने एक एमकेएस में आपको यूनिट लिख दी है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर वर्क डन की एक यूनिट हो गई। एक वर्क डन की न्यूटन मीटर को मिलाकर जूल भी होती है, इसको हम जूल भी कह सकते हैं। जूल भी इसकी एक यूनिट होगी। आई होप आपको वर्क की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वर्क क्या है और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि वर्क स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हुई, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम यहां कुछ चीजें देखेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स। लेट ए फोर्स कैपिटल एफ applying on a body in the direction ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो कितनी है, आर। तो हमने आर की डायरेक्शन में, जैसे हमने अभी इसमें देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जरूरी है ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो अगर आर एक डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को किस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ की ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर थी, अब ये डिस्प्लेस होने के बाद बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ इसके द्वारा, तो हम लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू एफ डॉट आर। W इक्वल्स टू एफ डॉट आर। और देखिए अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो जब हम इसका स्केलर खोलते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, और डॉट हटाने पर हमारा आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो एक W की दूसरी डेफिनेशन ये कंप्लीट हो गई। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर ऊपर से रिमूव हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे सिंपली एफ आर कॉस थीटा। एक W की फॉर्मूला ये बन गया कि एफ आर कॉस थीटा। यहां से कुछ चीजें निकल के आएंगी कि थीटा कहां से आया। अभी तक हम देख रहे हैं कि वर्क एक लीनियर डायरेक्शन में है, एक सीधी डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसलिए यहां थीटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन सपोज कीजिए अगर ऐसा हो जाए कि ओ पॉइंट से हमने आर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया एफ, आर डिस्प्लेस होने के बाद ये बॉडी ए पॉइंट पर पहुंच गई और ये एक्सिस से थीटा एंगल रोटेट हुई है, तब बताइए फोर्स की वर्क डन कितना होगा। उस स्थिति में तो ये वर्क डन एफ आर नहीं रह जाएगा। तब देखिए ये थीटा डिस्प्लेस हुई है, इसलिए इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, एफ आर कॉस थीटा। अब सपोज करिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप थोड़ा इमेजिन करें कि एक कुली है बोझा ढोने वाला, उसने अपने सिर पर बोझा रख रखा है और वो 2 घंटे से प्लेटफॉर्म पर उसी स्थिति में खड़ा हुआ है। देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो उस पर वर्क डन कितना होगा। अभी हम बता चुके हैं, पहले ही हमने बताया स्टार्टिंग में कि अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो उस पर वर्क डन 0 होगा।
क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई है तो आर की वैल्यू कैसी है, 0। क्योंकि फोर्स तो लगा रहे हैं, या हम दूसरा एग्जांपल लें, हम दीवार पर धक्का लगाएं, दीवार को पुश करने की कोशिश करें तो दीवार अपनी जगह से नहीं हटी, तो क्या वर्क डन हुआ? आप कहोगे जी एनर्जी तो गई, क्योंकि हमने फोर्स लगाया उस पर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोर्स लगाने से आप वर्क डन करें, कब तक, जब तक कि आप उस बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर दें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रही है, तभी हम कह सकते हैं कि उस पर वर्क डन हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एफ आर कॉस थीटा क्यों लिया है। इसमें दो दो एक कंडीशंस हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि ये जो एंगल है ये रोटेट ना होकर आदमी सीधा चलता रहे, या ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चलता रहे। देखिए यहां से ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में देखेंगे डायग्राम में, और ये ए पॉइंट पर पहुंच जा, सपोज कीजिए तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि ये लीनियरली चल रहा, सीधा चल रहा। उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू सीधा सीधा कितना आ गया, एफ डॉट आर। ये पहली कंडीशन है, केस 1, इसे आप नोट भी करेंगे। और केस सेकंड आप देखेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू पाई/2 हो जाए, यानी कि एक आदमी यहां है और ये ठीक इसके ऊपर कुछ बोझा रखा हुआ है, बिल्कुल इसके सर के ऊपर, तब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है। तब देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो जहां था वहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब वर्क डन विल बी 0, बिकॉज कॉस 90, cos π/2 या cos 90 की वैल्यू 0। आई होप आपको वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स कार्य कर रहा हो सकता है एक से अधिक फोर्स लगे हुए हो। उस कंडीशन में टोटल वर्क डन क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहां जानेंगे। देखिए हेडिंग है हमारी, वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। तो लिखेंगे लेट F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn। हमने माना कि Fn फोर्सेस लगे हुए हैं, फोर्सेस, फोर्स एक्टेड ऑन ए सिस्टम और ए बॉडी, देन एंड स्मॉल आर बी द डिस्प्लेसमेंट, देन। देखिए कुछ इस तरह से डायग्राम आप सभी देखेंगे, डायग्राम से बिल्कुल स्थिति क्लियर होगी। ये ओ पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यहां से आर डिस्प्लेसमेंट तक, यानी कि इस पॉइंट तक हमारे जो फोर्सेस हैं F1, F2, आप चाहो तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, F3 एंड सो ऑन Fn, n फोर्सेस एप्लीकेबल हैं। देन द रिजल्टेंट फोर्स। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितने लगे हुए हैं फोर्सेस में, तो हम उसे R से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी लगे हुए हैं उन सभी का सम कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। जनरली सम को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर 1 to n FP। हम इसे जनरली ये कह सकते हैं कि R जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन 1। नाउ अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द कॉनकरेंट फोर्सेस विल बी कितना होगा। देखिए W इक्वल्स टू कितना होता,
अब हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना है, एफ नहीं आर, तो आर इसे वेक्टर लगा लें बेशक, आर डॉट, और कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने, आर डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर, या इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। आर की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, सिग्मा पी इक्वल्स टू 1 to n एफ पी डॉट आर, सिग्मा को पूरे के बाहर लिखेंगे क्योंकि आर का डिस्प्लेसमेंट सभी के साथ है, आर की मल्टीप्लाई हर एक के साथ होनी है, पी इज इक्वल टू 1 to n एफ पी डॉट आर। इस तरह से हमने देखा कि टोटल वर्क डन कितना होगा, ये टोटल वर्क डन होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क डन, अब तक हम वर्क के बारे में जान चुके हैं, वर्क की डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, और वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस भी कितना होता है हम जान चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो जनरली वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अब एनईपी के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। पहले एग्जाम्स में आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, पहले जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते थे वो ईयरली होते थे, और उसमें मैकेनिक्स की जो बुक वो 70 नंबर में आती थी, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते थे 10 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते थे, केवल यही फॉर्मेट था। अब एनईपी आने से फॉर्मेट टोटली चेंज है। इसमें आपका 75 मार्क्स का पेपर है जिसमें 2 बुक इंक्लूडेड है, उसमें मैकेनिक्स भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। इस तरह से 100 का ये डिवीजन है। उसमें भी आप देखेंगे कि मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं, इसलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अब कराना जरूरी है। शॉर्ट और लॉन्ग तो आएंगे ही, उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A particle acted on a body by a constant force this and is displaced from the origin to the point this, find the total work done by the forces। अब एक बात बताइए, इसमें आपको 3 चीजें दे रखी हैं, वो चीजें हैं, पहला आपको फोर्स दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो किस, और वो फोर्स और डिस्प्लेस कितना हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हुई है, वो ओरिजिन से इतना पॉइंट शिफ्ट हो गई है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैंने आपको पीछे भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट कितना, जहां वो फाइनल पोजीशन पे पहुंची है और जो उसका इनिशियल पोजीशन है, दोनों का डिफरेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स हमको दे रखा है, दोनों का हम अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाल दें तो वेरी इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन। तो चलिए हम पहले यहाँ नोट लिखते हैं, जो जो हमें दे रखा होता है सबसे पहले क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या है। एक बात यहाँ आप समझते चलें कि किसी क्वेश्चन को करने का भी एक पैटर्न, एक ढंग, व्यवस्थित ढंग होता है, जो एग्जामिनर को भी प्रभावित करता है और देखने में भी कॉपी बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो जो जो चीजें पहले क्वेश्चंस में दे रखी होती हैं उसी लैंग्वेज में हम सबसे पहले उनको नोट करते हैं, तब आगे चलते हैं। लिखेंगे गिवन दैट ए कांस्टेंट फोर्स acted on a particle, कैपिटल एफ हमने माना ही कैपिटल एफ के इक्वल है, वो कितना है 2i प्लस 3j माइनस 5k। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो उसे दोबारा बता दिया जाएगा, बशर्ते आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि ये चीज में डाउट है। पार्टिकल लिखेंगे सिंस पार्टिकल शिफ्टेड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम origin टू ए पॉइंट कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 5i प्लस 4j प्लस k। अगर हम इसका छोटा सा एक ओवरव्यू डायग्राम दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये ओरिजिन कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 आप अच्छे से जानते हैं, और r डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये पार्टिकल a पर पहुंच जाता है F फोर्स लगने के बाद r डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 5i प्लस
4j प्लस k। तो ये एक अच्छा सा डायग्राम बन गया। अब हम अपना वर्क डन आराम से बता सकते हैं। तो उससे पहले हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 5i प्लस 4j प्लस k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k, दैट इज कितना हो गया 5i प्लस 4j प्लस k। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट r निकल गया है। नाउ ये लिखेंगे वी नो दैट द वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स दे रखा है F, उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ, W इक्वल्स टू F डॉट R। ये हमारा फॉर्मूला लिखना भी जरूरी होता है। F की वैल्यू क्या है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 2i प्लस 3j माइनस 5k डॉट R की वैल्यू रखेंगे क्या है 5i प्लस 4j प्लस k। ये लिखना जरूरी है। वैसे तो आप समझ रहे हैं कि कोई ओरिजिन यानी कि जीरो से शुरुआत कर रहा है और जहां वो पहुंच रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उतना ही हुआ जितना की दूरी तय करके वो वहां पहुंच चुका है। लेकिन मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करना थोड़ा अच्छा लगता है कि ये ओरिजिन से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। अब पीछे हमने पढ़ा था कि किसी का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो आई डॉट आई कंपोनेंट 1 होगा, जे की मल्टीप्लाई जे से 1 होगी, के की मल्टीप्लाई के से 1 होगी, अदरवाइज जितने भी बचे हुए कंपोनेंट हैं उनका प्रोडक्ट 0। तो देखिए 2i का 5i में करा तो 5 2 10 हो गया, और i डॉट आई आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि i डॉट आई प्लस 3j का 4 के साथ हुआ 4j के, तो 4 3 12, j डॉट जे प्लस माइनस 5 का 1 के साथ हुआ तो ये होगा माइनस 5 k डॉट k। अभी हमने पीछे जाना कि i डॉट आई 1 होता है तो ये 10 इंटू 1 हो गया प्लस 12 इंटू 1 हो गया प्लस माइनस 5 इंटू 1 हो गया। तो देखिए कितना हुआ 10 प्लस 12 माइनस 5, 22 माइनस 5 कितना हुआ 17, और लास्ट में अगर कोई नहीं दे रखा तो हम लिख देंगे यूनिट। आई होप आपको वर्क डन निकालना आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा कि F कोई फोर्स दे रखा है और वो कहां से कहां तक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट पे वो डिस्प्लेस हो गया। तो वर्क डन कितना हुआ, हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला यानी कि इसका डिफरेंस कितना हुआ, कहां से वो चला है, उसके बाद हमने फॉर्मूले में F डॉट आर में रख दिया जो कि हमारा ये फॉर्मूला है और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक और क्वेश्चन मैंने यहां लिया है, आप बिल्कुल इस चीज से श्योर रहें कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा ताकि एग्जाम में इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिले। इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, जितना मैं करा रहा हूं वो सफिशियंट होगा, और आई होप पूरा जो एग्जाम पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, वो इसी में से आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप श्योर रहें, जितनी वीडियो है उन सबको लगातार देखें। A particle acted on by a constant force is this, and this is displaced from the point this to the this. Find the total work done by the forces। देखिए अभी हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वर्क डन बाय द कॉनकरेंट फोर्सेज, ये उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपका कोई भी डाउट रह ही ना जाए कि अब एक से ज्यादा फोर्स अगर कहीं लिखे बने हो या लगे हुए हो तो इसका पहले हम डायग्राम बना लें छोटा सा। लेकिन डायग्राम बनाने से आप कॉन्सेप्ट के बहुत करीब तक पहुंच जाते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये कोई पार्टिकल है जो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ये ए पॉइंट पर पहुंच गया, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद, या हम कह सकते हैं आर डिस्प्लेसमेंट के बाद। लेकिन चूंकि यहाँ ये ओरिजिन नहीं है इसलिए हम इसको पी ले सकते हैं और इसको पॉइंट को हम क्यू ले सकते हैं। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। पी के कोऑर्डिनेट है आई प्लस 2j प्लस 3k, और क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 5i, 4j और k। इन पर दो फोर्सेस लगे हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में एक फोर्स था, यहां दो फोर्स है, एक ये फोर्स है एक ये।
कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे F1 फोर्स लगा हुआ है और दूसरा F2 लगा हुआ है। जरूरी नहीं है दो ही फोर्स हो, दो से अधिक फोर्स हो सकते हैं, n फोर्सेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, और जब रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो इजीली हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे लेट टू फोर्सेस से कैपिटल F1 एंड कैपिटल F2 acted on a particle, then the resultant force, हम इसे क्या कह दें, इसे हम कैपिटल R कह दें, वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 के सम के बराबर। अब F1 हमें दे रखा है 4i प्लस जे माइनस 3k, प्लस लगाएंगे बड़ा, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिखेंगे ताकि एक दूसरे में मिक्सअप ना हो जाए। एक बात ध्यान रखिए, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रूल अलग अलग हैं। जब आई की मल्टीप्लाई आई कंपोनेंट के साथ करेंगे तो 1 आएगा, जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, के के साथ करेंगे तो 1 आएगा, अदर टर्म्स में 0। लेकिन जब हम एडिशन करेंगे तो आई का कंपोनेंट आई के साथ ही ऐड होगा, ठीक है। तो 4i और 3i कितने हो गए, 7i, जे और जे कितने हो गए, 2j माइनस 3k, और मैं के जोड़ा तो माइनस का के, तो ये हो गया 4k। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया R। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे, एंड द पार्टिकल, क्योंकि हम डायग्राम बना चुके हैं तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट P to Q, therefore displacement PQ वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के डिफरेंस के, यानी कि 5i प्लस 4j प्लस k माइनस कर देंगे कितना, i प्लस 2j प्लस 3k। अब ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन होगा, i का i के साथ, 5 में से 1 गया तो 4i, 4j में से 2j गया तो प्लस 2j, और k में से 3k गया तो माइनस का 2k। ये हमारा PQ आ गया, या हम इसे जनरली R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं PQ। इक्वेशन 2, देयरफॉर वर्क डन विल बी, कितना होगा वर्क डन, W इक्वल्स टू, बताइए, R जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है और जितना की डिस्प्लेसमेंट हुआ, से किसी और टर्म्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो R की वैल्यू कितनी है हमारी, 7i प्लस 2j माइनस 4k, और डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट 4i प्लस 2j माइनस 2k। क्लास थोड़ी लंबी होगी इसलिए पेशेंसफुली पूरा आप देखेंगे। देखिए i डॉट आई कितना हो गया, क्योंकि हमें सिलेबस कराना है, एग्जाम से बहुत जल्दी है, इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना है। 7 4 जा 28, आई डॉट आई अब मैं नहीं लिखूंगा 1, वो आप समझें खुद। 2j की 2j में करी मल्टीप्लाई तो हो गया 4, और माइनस 4 की 4 2 जा 8। बताइए कितना होगा, 28 4 32 में से 8 गए, ठीक है। इस तरह से आप एक बार इसको देख लेंगे। आई होप इसका हाँ यूनिट लिख देंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्क डन बाय ए कपल ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमने देखा कि वर्क डन दो से अधिक फोर्सेस के साथ क्या हो सकता है, लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि कपल फोर्सेस होने पर वर्क डन हमारा टोटल कितना निकले। इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम से क्लियर करूं, ताकि आपको ये परमानेंट
आपको याद हो जाए, परमानेंट आप इन्हें सीख जाओ, ताकि एग्जाम्स में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। देखिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को आप समझेंगे। कपल जब भी हम बनाते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस जब लिखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शंस में लिखते हैं, आपको पता होगा। तो ये F एक फोर्स लिया हमने, दूसरा फोर्स हमने -F लिया अपोजिट डायरेक्शन में। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पोजीशन वेक्टर R1 और इसके लिए R2। ये सभी आप अपना अपना डायग्राम बना लें। तो लिखेंगे let F and -F be the two forces acting on 2 points whose position vectors are R1 and R2 and capital G is the couple। तो कपल हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट की फोर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो कपल आ जाता है। आपको जनरली पता है कि G इज इक्वल टू R क्रॉस F। लेकिन यहाँ जो हम कपल निकालेंगे, कपल ऑफ मूवमेंट निकालेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे कैपिटल G इक्वल्स टू R1 क्रॉस F और दूसरा फोर्स भी लगा हुआ है R2 क्रॉस -F। देखिए इसे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 क्रॉस F। ये हमारा कैपिटल G कपल ऑफ मूवमेंट होगा। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट, अभी हमने स्टार्टिंग जब करी थी तो जनरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। वो कितना था जनरल डिस्प्लेसमेंट बताइए, dr इक्वल्स टू था u प्लस ई क्रॉस आर। याद है आप सभी को? अगर जिसको याद ना हो वो इसको जरूर याद करे। मैंने तब भी बताया था कि जनरल डिस्प्लेसमेंट याद करना बहुत जरूरी है। तो dr इक्वल्स टू u प्लस ई क्रॉस आर। देयरफॉर पहले बार के लिए dr1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस ई क्रॉस r1। और दूसरे वाले के लिए, दूसरे पोजीशन वेक्टर के लिए, क्योंकि दो पोजीशन वेक्टर है R1 R2, तो उसके लिए हो जाएगा U प्लस ई क्रॉस R2, जहां E क्या है, स्मॉल रोटेशन है, और U क्या है, स्मॉल ट्रांसलेशन है। ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ द वर्क डन। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, वर्क डन की बात हो रही है, तो वर्क डन W इक्वल्स टू कितना होगा बताइए, F डॉट dr1 प्लस माइनस F डॉट dr2। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और क्योंकि ये दो फोर्सेस लगे हुए हैं, कपल ऑफ फोर्सेस हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। F डॉट dr1 की वैल्यू ऊपर से रखेंगे u प्लस ई क्रॉस r1 प्लस माइनस F, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिख दी हमने दोनों की वैल्यू। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करिए, F डॉट u प्लस F डॉट, इसकी मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे आप। यहाँ देखेंगे वेक्टर, चाहे तो आप वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यही, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस F डॉट u और माइनस F डॉट ई क्रॉस R2। आप लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। देखिए F डॉट u से F डॉट u कैंसिल आउट हो गया। आगे चलते हैं। दिस इम्प्लाइड एट W इक्वल्स टू हमारा कितना बचा, F डॉट ई क्रॉस R1 माइनस F डॉट ई क्रॉस R2। प्रॉपर्टी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, अगर A डॉट B क्रॉस C लिखा हुआ है, इसको आप नोट लिखेंगे साइड में, तो इसकी वैल्यू होती है B डॉट C क्रॉस A के बराबर, और ये इक्वल होता है C डॉट A क्रॉस B के इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे, तो E को हम बाहर लेकर आएंगे। E डॉट, इसको कितना लिखेंगे, R1 क्रॉस F माइनस, ऐसे ही E हमने यहाँ बाहर लिखा, और इसको लिखा हमने R2 क्रॉस F, क्योंकि E कॉमन है, R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F, E डॉट के साथ है E डॉट, यहां से R1 माइनस R2 क्रॉस F। अब देखिए जरा E डॉट, ये आप वैल्यू देखें कि R1 माइनस R2 क्रॉस F किसके इक्वल है, G के इक्वल है। इसकी वैल्यू हम G रख देंगे। तो हमने देखा वर्क डन किसके इक्वल आ गया, E डॉट G के। ठीक है, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ
या हम कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल रोटेशन एंड द कपल ऑफ मूवमेंट कैपिटल जी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने वर्क डन 3-4 तरीके से देखा कि एक फोर्सेस के साथ, कॉन्करेंट फोर्सेस के साथ, कपल ऑफ मूवमेंट, कपल ऑफ फोर्सेस के साथ। अब हम देख रहे हैं ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट में। देखिए लेट ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस F1 F2 F3 Fn, ये कॉन्करेंट फोर्सेस लगे हुए हैं, n फोर्सेस हैं at the point of rigid body whose position vector with respect to some origin are r1 r2 rn। इसका हम डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए हमने इसका यूज किया है। ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, and so on, ये Z है। तो माना इस पे F1 फोर्स लगा है, यहाँ F2 लगा है, इस पे F3 है, यहाँ तक ये F4 है, and so on, इस पर Fn। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ तक R1, O से लेके B तक R2, O से लेके C तक R3, O से लेके Z तक Rn। इस तरह से हम अपना डायग्राम दिखा सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स हम जानते हैं कि R इजिकल टू कितना होता है, B इजिकल टू 1 to n FP, टोटल का सम हो गया, इन सब का सम कर देंगे ऐड करके, तो ये हमारा R बन जाएगा। और हम कपल ऑफ मूवमेंट भी जानते हैं, R क्रॉस F होता है। इफ द बॉडी अंडरगो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट consisting of uniform translation u and a small rotation e about O, then a typical particle displaced from rp to rp plus। अब देखिए यहाँ है rn या r, इसे हम p कहें, और इससे हमने छोटा सा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं ये कितना है, ये हमारा drp है। अब देखिए drp किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं u प्लस e क्रॉस rp के। द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो w इक्वल्स टू वर्क डन कितना आ जाएगा, fp डॉट drp। fp drp की हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से हमने drp की वैल्यू रख दी। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक ये फॉर्मूला मिला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, w इक्वल्स टू u डॉट r प्लस e डॉट g। इसको भी आप नोट कर लेंगे, डायग्राम जरूर बना लें, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और अलग ही इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। वर्क पर हमने इतनी देर तक बातचीत करी, सब कुछ बताया कि वर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वर्क है क्या चीज, इसकी डेफिनेशन जानी, उसकी यूनिट, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ जाना। लेकिन अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वर्चुअल। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब तक हम टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें पढ़ रहे थे, अब हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे वर्चुअल। जैसा कि नाम से ही पता है, वर्चुअल मींस आभासी, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जिसको हम केवल मानकर चल रहे हैं कि ये ऐसा होगा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, हम इस वर्ड से भी फैमिलियर हैं, हम इस वर्ड से भी फैमिलियर हैं, वर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम ये माने कि कोई बॉडी जो यहाँ रखी हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ प्लेस्ड है, इसको मैंने एक्चुअल में यहाँ डिस्प्लेस नहीं किया। अगर मैं यहाँ एक्चुअल में डिस्प्लेस कर देता तो ये यहाँ पहुंच जाती। अगर मैं ये मानूं, ये मैं अज्यूम करूं कि ये बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन O से हल्का सा डिस्प्लेस हुई होगी और यहाँ पहुंच गई होगी, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में नहीं है, हमारी इमेजिनरी है, हमारी हाइपोथेसिस है, इसलिए वर्क डन भी कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसा वर्क डन भी वर्चुअल वर्क डन कहलाएगा। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ आ गए होंगे कि व्हाट इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। एक्चुअल में अगर कोई वर्क डन हुआ है तो बॉडी को डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा, तभी वर्क डन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन है, हमने हाइपोथेसिस कर रखा है कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dr, ये तो डिस्प्लेसमेंट है r, हम ये मान रहे हैं कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये पार्टिकल अपने O पॉइंट से P पर अगर एक्चुअल में हो जाता है डिस्प्लेस, मान रहे हैं कि हो जाता है, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो वर्क डन भी अज्यूम करना पड़ेगा, तो वो ही वर्क डन वर्चुअल वर्क डन होगा। और ये कंडीशन कौन सी होती है, इसको आप समझ रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। एक वर्ड आएगा अभी क्वेश्चंस में आपको, इक्विलिब्रियम, यानी कि एक आदर्श अवस्था है, एक आइडियल कंडीशन है, जिसमें कोई भी हमारा पार्टिकल है, कोई भी हमारी फिगर है,
वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि उस पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उस पर जितने वर्क डन हो रहे हैं उन सबका वर्क डन जीरो है। तो हम इसको आगे जानेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। कोई भी आपका डाउट क्वेरी है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर पूछना होगा, हम उस पर फिर आगे आपको क्लियर कर पाएंगे। ये मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूं आज, इन्हें आप एक बार देखें जरूर और सॉल्व भी करें। अगर कोई डाउट है तो उसे पूछें, ताकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो सके। ये 3 क्वेश्चन हैं जिस पैटर्न पे मैंने आज कराए हैं उसी पे मैंने आपको तीनों दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कल मुझे बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप जरूर इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो हम आएगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी वहां से 100% रहती है। थैंक यू।